देखिए भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संख्याओं के बारे में। वहाँ हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, वास्तविक संख्याएं, परमेय, अपरमेय और विभाज्यता की जांच भी करनी है, अगर कोई संख्या मतलब रूढ़ है या नहीं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमने, जो बेसिक था उसको हमने वहाँ पढ़ रखा है। तो इसके बाद आज जो हमारी दूसरी क्लास है, इस दूसरी क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ प्रश्नों को, और उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको यहाँ पर दूंगा, और उसके हिसाब से आप आगे आने वाले जो प्रश्न हैं उनको कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात आपको बता दूँ, हमारा जो एप्लीकेशन है, क्योंकि जितने भी वीडियोस हैं आगे लिंक आपको वहाँ पर एक क्रम से मिल जाएंगे, या मान लीजिए कि एक जैसे प्लेलिस्ट होता है उस तरह से आपको लिंक मिल जाएंगे। तो कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट ही आपको डालना है प्ले स्टोर पे, कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये लिख करके आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन मिलेगा मतलब प्ले स्टोर पे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि अब आने वाले टाइम में जितने भी ये पीपीटी भी अगर ये बन रही हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी अगर आपको अलग से करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो बनाएं, मतलब जो बना हुआ वीडियो है उसको बार बार देखें। अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो मैं इसकी जो PDF है वो PDF भी आपको यहीं पर प्रोवाइड हम कराएँगे। तो ये एप्लीकेशन जो है इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ना तुरंत ही उसको डिलीट मत मारिए। कई लोग क्या करते हैं, हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि वो उसको पहले इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई बैच नज़र नहीं आता, किसी बैच में वो इंक्लूड नहीं होते हैं। बैच में तो आप तब इंक्लूड होंगे जब हम यहाँ से करेंगे, जब आपने वहाँ जो हमने बैचेस बनाए हुए हैं उन बैचेस में हम आपको इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड तब करेंगे जब हमें टाइम मिलेगा, हम देख लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों ने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल किया, अपना नाम वगैरह उस पर लिखा, आपने सारी डिटेल अपनी बेसिक भर दी, और उसके बाद क्या होता है, जब आप देखते हो तो स्टडी मटेरियल आपको काफ़ी पुराना मिल रहा होता है, या आप किसी नए बैच में शामिल नहीं होते हो, या जब भी आप किसी बैच में जाते हो तो वो वहाँ पर कोड मांगता है। तो ये कोड वगैरह ज़रूरी नहीं है, उसको अगर हम अलाउ करेंगे यहाँ से एक दिन या हार्डली एक दिन, क्योंकि अगर आप किसी भी टाइम करते हो, दिन में कोई एक ऐसा टाइम तो आएगा ही जिस समय पे हम इसको चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद हमारे यहाँ से इसको अलाउ कर दिया जाता है। तो अलाउ होने के बाद आप उस बैच में शामिल हो जाएंगे। अगर कोई नोटिफिकेशन भी है, किसी क्लास का भी नोटिफिकेशन है, तो भी आपको वो नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगा। एक बार उसको आप चेक करें ठीक से, और अगर आवश्यकता होगी तो कभी हम एक ऐसा वीडियो भी, एक ऐसा बिना फेस वाला एक ऐसा वीडियो जिसमें आप उसकी सारी जो डिटेल है, मतलब उसको कैसे ऑपरेट करना है, वैसे एक मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में लगभग 1 साल पहले एक ऐसा वीडियो दिया भी है, और आवश्यकता होगी तो एक 4-5 मिनट का एक ऐसा वीडियो मैं और एक बना के डाल दूंगा, जिससे आप किस तरह से उसे ऑपरेट करेंगे, कहाँ आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, किस तरह से आप बैच को ज्वाइन करेंगे, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ आपको पेमेंट ही करना है, बिना पेमेंट के ही पढ़ाया जा रहा है। अभी जो भी क्लासेस हैं वो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, उसके सारे लिंक आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, वो टाइमिंग भी आपको बता दी जाएंगी, सारा शेड्यूल बता दिया जाएगा। तो शेड्यूल के हिसाब से आपको एप्लीकेशन पे लिंक मिल जाया करेगा, वहाँ आप जाकर के पढ़ सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वहाँ से एक वो तरीका हो गया कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और दूसरा मेथड ये है कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और यहाँ से भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ये मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन देता है, हर बार आपको मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। थोड़ा सा उसको रन करने की कोशिश करिए, उसको चलाने की कोशिश करिए। कई बार ये होता है, मैंने देखा है, काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे जो होते हैं विजिट करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल के बाद अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई करिए उसको, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अच्छा देखिए, आज जो हम सवाल करने वाले हैं, थोड़ा सा एक बार मैं बता दूं, आज हम जो सवाल करेंगे कुछ इस तरह के करेंगे, जैसे 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का योग पूछा जाए, 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का पूछा जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 से ही पूछा जाए, हो सकता है 11 से लेकर के 30 तक की पूछे। तो इस तरह के कुछ सवालों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ जो फार्मूले अभी आपको दिए जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और ये फार्मूले करने के बाद ही आप इसकी क्लास को लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए जितने फार्मूले आपको अभी बताए जा रहे हैं
और अगर आप वीडियो देख रहे हैं इस समय तो फॉर्मूले जब आपके सामने आ जाएंगे तो एक बार आप वीडियो को रोक दीजिए। रोकने के बाद सारे फॉर्मूले एक बार अगर आपको पहले से याद है अच्छी बात है, और नहीं याद है तो एक बार सारे फॉर्मूले एक बार कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद आगे की क्लास देखिए। और आगे की क्लास देखने का भी तरीका ये होता है, अगर आप पहले से थोड़ा पढ़ रखा है आपने तो जैसे ही सवाल आता है वीडियो को रोकिए, ठीक है, बार बार वीडियो को रोकिए। पहला सवाल आया, वीडियो को रोकिए, अपने आप उस सवाल को बनाइए। पहले आप बनाइए और आपका आंसर निकल आएगा कुछ ना कुछ, फिर आप वीडियो देख लीजिए जिसमें आपका आंसर चेक भी हो जाएगा, ठीक है। फिर आप दूसरे सवाल पे यही काम कर सकते हैं, वीडियो को रोक दीजिए। जब बार बार रोकेंगे, रोकने के बाद जैसे ही सवाल आता है, भाई आपके सामने जैसे एक सवाल आया, अगला एक सवाल आया आपके सामने, आप वीडियो को वहीं पर रोक लीजिए। वीडियो रोकने के बाद में आप देखिए इस सवाल में ये क्या कह रहा है और इस सवाल में क्या पूछा गया है। आप उसको आंसर को निकालने की कोशिश करिए। आंसर आपके सामने आएगा। जब आंसर निकल आएगा, निकलने के बाद आप चेक कर पाएंगे। अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर गलती कर रहे थे, ठीक है। तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी आप अगर सिस्टम से एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा दिक्कत रहेगी। क्लास सामने देख रहे हैं तो हर चीज़ उस समय समझ में आती है, लेकिन जब आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपके सामने सिर्फ सवाल है, तब आप अपना माइंड लगाइए, अपना दिमाग यूज़ करिए कि हमें इसको कैसे करना चाहिए। समझ में नहीं आता है, वीडियो तो देख ही रहे, लेकिन रोक रोक करके देखिए। हमेशा वीडियो देखते समय आप कॉपी पेन पास में रखिए और उसको लिखते रहिए। जो भी लिखने की ज़रूरत है उसको लिखते रहिए। देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 1 से लेकर के अनंत तक लगातार जो संख्या होती हैं सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और इसके योगफल के लिए n+1/2 हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर प्रथम n सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याओं के योगफल के लिए एक फार्मूला होता है n+1। तो रिकॉर्डेड क्लास है, बहुत ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। बस आपको ये करना है कि जब सब लिख जाए तो उसके बाद आप एक बार वीडियो को रोक करके एक बार रिवाइज करने के बाद ही आप आगे बढ़िए, ठीक है। प्रथम n विषम। और देखिए लाइव क्लास का भी चल रहा है अभी, हो सकता है कि एक वीक के अंदर ही लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाए। तो लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो और भी बेहतर होगा, उस समय आप अपनी समस्या भी पूछ सकेंगे। विषम संख्याओं के योगफल के लिए n² होता है, ठीक है। विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है n²। ये n क्या है, कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। पहले एक बार फॉर्मूले देख लें। इसके बाद देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर इस तरह से दिया जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से डॉट डॉट करके ये 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से जब पूछा जाएगा तो हम फार्मूला लगाएंगे n+1 2n+1/6। फिर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों के योगफल के लिए फॉर्मूला होगा n+1/2। ये फार्मूला आपको पता है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। बस इस फार्मूले का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये घनों के योगफल के लिए बन जाता है, ठीक है। 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन, इस तरह से। एक चीज़ यहाँ पर और आप समझिए, प्रथम n पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, याद करिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था होल नंबर्स, यानी कि जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, या फिर हम प्राकृत संख्याओं के परिवार में जब 0 को शामिल कर देते हैं तो वो संख्याएं कैसी बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अगर पूर्ण संख्याओं का योगफल बताना है, अगर पूर्ण संख्याओं का योगफल बताना है तो फॉर्मूला होगा n(n-1/2), ठीक है, n(n-1/2), ठीक है। देखिए जनरली ये जो फॉर्मूले हैं सभी लोग पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला कई बार नहीं बताया जाता है और सवाल भी इस पर कम बनता है। लेकिन कम बनता है का मतलब ये नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। आप इतनी मेहनत करें और इस बात पे ध्यान ना दें, जबकि ये बहुत ही छोटी सी बात है। समझने के बाद तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब बात समझ में आ जाए तो अगर इस पे ध्यान ना दें और यहाँ से एक सवाल पूछ लिया जाए तो आपका प्रश्न ये गलत हो सकता है। एक बात यहाँ पर और भी समझनी है आपको। अगर मान लीजिए यहाँ तक दिख रहा है ना, इसमें अभी तक तो दिख रहा है जितना लिखा हुआ है। चलिए
देखिए इन सभी फॉर्मूले के अलावा एक सवाल और एक बनने लगा है। वो सवाल क्या है, प्रथम n सम या फिर विषम, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब समझ में आया? सवाल मिलेगा आपको, सवाल मिलेगा आगे आज की ही क्लास में, पहली n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। पहली सम संख्या विषम संख्या तो हमने पढ़ ली, सभी क्रमागत वर्गों का योग भी पढ़ लिया, घनों का योग भी पढ़ लिया, लेकिन ये सवाल एक पूछा जाने लगा है जिसमें 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इस तरह से दे रखा होगा। ठीक है, ये आगे 19 तक या 29 तक 50 तक कहीं तक भी हो सकता है, लेकिन या तो विषम संख्याएं होंगी या फिर इसमें सम संख्याएं होंगी। तो इस तरह का जब एक सवाल दिया जाएगा उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे n+1 और n+2/6। देखिए इनको सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने से सवाल नहीं हो पाएगा, इनको अप्लाई करने का भी थोड़ा सा मेथड होता है। यहाँ पर आपको n फाइंड करना पड़ेगा कितना है, और यहाँ पर एक अलग ही फंडा है कि आपको n लगाना कितना है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी जब आप एक एक सवाल को करेंगे। ठीक है, तो इतने फार्मूले हैं, इन सभी फार्मूलों पे हम बात करेंगे। हालांकि इन सब के अलावा हम एक मेथड और भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। जब भी बीच से संख्याएं पूछी जाएंगी तो हम एक मेथड और लगा सकते हैं, a+l/2 और n। ठीक है, ये मेथड भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये AP का मेथड है, समांतर श्रेणी का मेथड है, तो ये मेथड भी हम यूज़ करेंगे। आपको कई सवालों में दोनों ही फार्मूले यूज़ करके बता दिए जाएंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, या फिर आपने ये लिख रखे हैं, या एक बार वीडियो को रोक करके एक बार इन्हें देख लीजिए। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं और इसको इरेज करने के बाद आगे का जो है प्रश्नों की जो श्रृंखला है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आपके सामने सभी फॉर्मूले आ गए, और ये फार्मूले ज़रूर याद कर लीजिए। जितने लोग यहाँ ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं ये लोग भी एक एक फार्मूला बहुत अच्छे से रट लो, बस एक तरफ से रट लीजिए। कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद ना हो। देखिए सबसे पहला सवाल, एक काम करना है आपको, इन सवालों को करते समय हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मैंने सिंपल से प्रश्न यहाँ रखे हुए हैं, किसी प्रश्न को वो कैसे कठिन बना सकता है ये बात भी मैं साथ में बताऊंगा आपके लिए। कई प्रश्न ऐसे हैं जो इसमें बहुत कठिन बन जाते हैं। कठिन से मतलब ये नहीं है कि वो कठिन होते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होने के बाद आपसे गलती कराने के चांस बढ़ जाते हैं, और जहाँ एक गलती हुई आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न है वो क्या दे रखा है, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम 30 प्राकृत, पहली 30 प्राकृत। तो पहली 30 प्राकृत यानी कि अगर ये इस सवाल को ऐसे ना देता और ये दे देता 1 + 2 + 3 + 4 ... 30 का मान बताओ, तो बात एक ही है। यहाँ उसने शब्दों में कह दिया, ये एक तरह से संकेत हो गए कि 1 से लेकर के 30 तक का ये योगफल जानना चाहता है, और ये यहाँ पर लिख रखा है, तो उसका मतलब भी यही है कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि इसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे थे, हम फार्मूला यूज़ कर रहे थे n+1। पहला ही सवाल था, ये पहला फार्मूला था n+1/2। अब देखिए जब प्रथम 30 प्राकृत संख्या, कितनी संख्याएं, 30 संख्याएं, ये 30 संख्याओं की बात कर रहा है। ठीक है, 1 से लेकर के जब 30 तक लिखेंगे तो भाई हम कितनी संख्याएं लिखेंगे, टोटल 30 लिखेंगे, तो n का मान क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, तो n की जगह पर हम क्या लगाएंगे, 30। अब देखिए यहाँ 30 हो गया, 30 और 1 31, इतना तो लिख सकते हो, सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा। 30 हो गया, और ये 30 और 1 31 हो गया, इन दोनों का हमने गुणा करा बटे 2। अब कई लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन करते समय कि इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई इसका मल्टीप्लाई करने में टाइम लोगे, बेहतर है कि 2 से अगर कुछ कट रहा है तो काट दो। ठीक है, अब 15 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 15 एकम 15 का 5, हासिल का 1 हो गया, 15 तिया 45 और 1 46। देखिए 465 कहीं पे आंसर दे रखा होगा, ये हमारा आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का पूछा था। प्राकृत संख्याएं मतलब 1 से लेकर के 30 तक की सभी संख्याएं, तो 1 से लेकर के 30 तक की सभी संख्याओं का पूछा है। संख्या यहाँ पर 30 होंगी। फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही रखा है, n+1/2 लगेगा,
तो n की जगह पे 30 लगेगा, 30 और 1 31 हो गया, 30 गुणा 31 हो गया बटे 2, इसे हमने कैलकुलेट करा, 465 यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। देखते हैं अगला सवाल क्या रखा हुआ है। देखिए अगला सवाल जो आया यहाँ पर एकदम चेंज हो गया। क्या दिया है, 21, 22, 23, 24 से लेकर के 75 तक। मतलब ये संख्याएं तो रेगुलर हैं, संख्याएं तो प्राकृत हैं, लेकिन ये प्रारंभ से नहीं है, एक से नहीं है। लेकिन क्या इसमें वो फॉर्मूला लग पाएगा? देखिए अगर हम फॉर्मूला, आपने ध्यान दिया हो तो जब मैंने फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे उस समय क्या किया था, हर एक फॉर्मूले में लिखा था प्रथम n। तो शुरुआत की संख्याओं के लिए फॉर्मूला होता है, ये बीच की संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला नहीं बना है, लेकिन हम इसको उसी फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 21 से लेकर के 75 तक देखेंगे। मेथड क्या होगा यहाँ पर, देखिए दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, दो मेथड आपको बताए जाएंगे। आप 1 से लेकर के 75 तक का तो निकाल सकते हो, आप 1 से लेकर के 75 तक का तो निकाल सकते हो, और जब आप 1 से लेकर के 75 निकाल दोगे तो वास्तव में आप ज़्यादा निकाल दोगे, क्योंकि आपसे तो 21 से लेकर के 75 पूछा है। अगर आप 1 से लेकर के 75 तक का योगफल निकाल लेते हो तो आप ज़्यादा निकाल लोगे, क्योंकि आपसे 1 से लेकर 75 तक का मतलब है कि 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से 21 + 22 प्लस और लास्ट में जाके कितना 75। आपसे पूछा है सिर्फ इतना, लेकिन आप निकाल रहे हो इतना। आपसे तो 1 से लेकर के 20 तक का पूछा ही नहीं है, लेकिन आप 1 से 20 भी इसमें निकाल रहे हो। जब आप 1 से 75 निकाल रहे हो तो इसमें 1 से लेकर के 20 तक का भी ना चाहते हुए निकल रहा है योगफल। अब आप क्या करें, इसमें से जो आप चाह नहीं रहे थे कि 1 से लेकर के 20 तक का निकले, तो 1 से लेकर के 20 तक का आप माइनस कर दो। 1 से 75 तक का निकालो और उसमें से 1 से लेकर के 20 तक का माइनस कर दो। जब आप 1 से लेकर के 20 तक का माइनस कर दोगे तो 21 से लेकर के 75 तक का बच जाएगा, और ये आपका आंसर भी हो जाएगा। चलो पहले इस तरीके से कर लेते हैं। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता ही है, n + 1/2 ही लगेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वही लगेगा। वो अलग बात है कि n का मान यहाँ पर 75 हो जाएगा, 75 गुणा 75 और 1 76। बात तो समझ में आ रही है, n का मान 75 हो गया, 75 और 1 76 हो गया। और यहाँ पर n का मान क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हम 1 से लेकर के 20 तक का निकाल रहे हैं, 1 से लेकर के 20 तक का निकाल रहे हैं, तो 20 गुणा 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया बटे 2। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लो, इसे भी कैलकुलेट कर लो, और आपका आंसर यहाँ से माइनस करके निकल आएगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं इसको। 2 से काटा, 2 × 3 = 6, 1 बचा, 2 × 8 = 16। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 38 और 75 का कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, और इसके बाद आएगा 7 × 8, देखिए 8 × 5 = 40, 4 हो गया, 7 × 8 = 56 और 5 × 3 = 15, तो 56 और 15 71 हो गया, 71 और 4 हाँ 71 2850 आ रहा होगा ना। अभी हमने क्या निकाला था, 71 × 5 = 75, हासिल का 7 और 7 × 21, 21 और 7 28। ठीक है, 2850। तो इसका जो टोटल आया, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आया वो 2850 आया, और यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 210। ये देखिए कितना सिंपल था, 2 से हमने 20 को काटा, 10 आया, और 21 का गुणा 10 से करेंगे तो 210। अब 2850 क्या उसमें वीडियो में आ रहा है, यहाँ तक का दिख रहा है, और नीचे नहीं दिखेगा ना। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। अब 2850 में से 210 माइनस कर दो तो 2640 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया। क्या इसका कोई दूसरा मेथड है? हाँ बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इसका हम एक दूसरा मेथड भी ऐसे सवालों में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड भी है, वो क्या मेथड रहेगा ज़रा देखते हैं। एक हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a + l बटे 2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे n से। इसका मतलब क्या है, देखिए a + l बटे 2 ये तो वैसे औसत का एक तरीका होता है, औसत का, या आप ये मान के चलिए कि ये जब भी समांतर श्रेणी बन रही होगी तब हम ये फार्मूला लगाएंगे a + l बटे 2 गुणा n। a का मतलब है यहाँ पर पहली संख्या, l का मतलब है लास्ट संख्या। ठीक है, a का मतलब पहली संख्या है, l का मतलब अंतिम संख्या है, बटे 2, पहली प्लस अंतिम बटे 2, और गुणा हम किससे करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर टोटल संख्याएं हैं कितनी।
टोटल संख्याएं कितनी हैं, उससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बहुत आसानी से निकला, इसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ गया, जबकि यहाँ पर हम इसका आधा भी काम नहीं करेंगे और आंसर निकल आएगा। देखिए ए की वैल्यू हम क्या लगाएंगे, 21। एल लास्ट संख्या क्या है, बस हमें यह देखना है कि यहां पर एन कितना है। भाई 75 में से अगर आप 20 संख्या शुरुआत की निकाल दें तो 21 से लेकर के 75 तक टोटल कितना हुआ, 55 हुआ। यानी कि हम 21, 22, 23, 24, 25 अगर ये सब लिखें, 75 तक लिखें और देखें ये कितनी संख्याएं हैं, तो ये वास्तव में कितनी संख्या हो जाएंगी, 55 संख्या हो जाएंगी। क्योंकि 1 से लेकर के 75 में से हमें क्या करना है, 20 संख्याओं को हटा देना है। ठीक है, 20 संख्या हमने हटा दी अगर 75 में से, तो बचेगा 55। अब 21 और 75 इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 96/2 गुणा 55। अभी देखिए इसको हटा दीजिए, 2 से काटिए तो 48 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 48, और यहाँ कितना हो गया, 55। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना काम आपको करना है। तो ये हाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 26-40 तो आना ही है। ठीक है, 26-40 ही आ जाएगा। तो अब समझ रहे होंगे कि इससे हमने लगभग आधा ही काम करा। इसमें अगर कुछ भी काम था तो वो सिर्फ 45 और 55 और 48 का मल्टीप्लाई था, इसके अलावा कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाई होता है ये मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है, इसको डायरेक्ट करने का एक मेथड मैं बता दूंगा आपके लिए। फिलहाल मुझे कुछ सवाल हैं, वो सवाल पहले इस वीडियो में निपटाने हैं, उसके बाद हम बताएंगे अगली किसी क्लास में किसी भी समय उस बात को भी शामिल कर लेंगे। बात तो समझ में आ गई, क्यों भाई, अरे यहाँ बैठे हुए लोग तो बताओ, बात समझ में आ गई, चलिए अच्छी बात है। पवन बात आ रही समझ में, नहीं, चलिए। अब देखिए अगला एक सवाल आया, दिखने में बड़ा छोटा लग रहा है। प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग, पहली 30 सम संख्याएं। अच्छा, मैं एक और सवाल यहाँ पर लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं 3 ही डाल के यहाँ पे एक और सवाल लिखता हूँ। 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताओ। इन दोनों सवालों में क्या अंतर है? रिकॉर्डेड क्लास है, मैं बाकी लोगों से जवाब नहीं ले सकता। यहाँ वाले जो बच्चे हैं वो बता दें एक बार जल्दी से, 10-20 सेकंड का समय लेके, क्या अंतर है? सेम है तो कैसे है? किस किस को इसमें अंतर नज़र आ रहा है? अंतर है। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग कितना है, ज्ञात करना है। 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दोनों सवालों में कोई अंतर है? बहुत बड़ा अंतर नज़र आ रहा है। वैसे तो पढ़ने में तो बहुत आ रहा है, यहाँ 30 है, यहाँ 60 है। ठीक है, वहाँ प्रथम कह रहा है, यहाँ 60 तक की सभी ऐसा बोल रहा है, तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन मैंने कहा कि मैथमेटिक्स ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। अगर इसको आप मन से पढ़ते हैं, अगर मन से पढ़ लें तो ये बहुत ही सिंपल है। क्योंकि जो बात मैं आज पढ़ा रहा हूँ यही बात मैं उस समय पढ़ाऊँगा जब आपके बच्चे पढ़ने आएंगे, सेम यही बात। क्योंकि आज भी फॉर्मूला वही लग रहा है और आने वाले टाइम में हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा तरीके कुछ चेंज हो जाए, बदलते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेकिन जो फैक्ट हैं, फैक्ट तो वही रहेंगे, फैक्ट कभी नहीं बदलने वाले। तरीके ज़रूर बदल जाएंगे लेकिन जो फैक्ट हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। सम संख्याएं अभी भी 2 से कटने वाली हैं। जब आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे तब भी सम संख्या 2 से ही कटने वाली होंगी। क्यों दिनेश, बहुत मुस्कुरा रहे हो? अच्छा, बच्चे MBBS करेगा, अरे तब भी सम विषम ये भी नॉट कुछ तो पड़ेगा ही। तब तक हम अपनी यहाँ कोचिंग पे MBBS के लिए भी नीट की तैयारी कराना शुरू करवा देंगे। हम नहीं पढ़ाएंगे, कुछ और लोगों से करवा देंगे। ठीक है, हाँ तुम्हारे बच्चों को हम ही पढ़ाएंगे। तो चलिए खैर, ये दोनों जो सवाल है ना, समझ लीजिए। जिन लोगों को ये लग रहा था कि ये सवाल में कुछ अंतर है वो समझ लो, यहाँ पर इन दोनों सवालों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। ये सिर्फ उसका पूछने का अपना एक तरीका था, उसने कैसे पूछा। ठीक है, उसने कैसे पूछा ये उसका एक तरीका था। देखिए बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर हम इस वाले सवाल को पढ़ें, 60 तक की सभी सम संख्याएं, 1 से लेकर के 60 तक जितनी संख्याएं लिखी जाती हैं, अगर उनमें से हम सम लिखें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, मैं लिखूंगा नहीं सारी, बस मेरी भावनाओं को समझिए। आखिरी संख्या क्या होगी? 60 होगी। आखिरी संख्या 60 होगी कि नहीं होगी? ठीक है, क्या इनको हम गिनेंगे तो ये क्या 60 होंगी टोटल?
भाई आप 1 छोड़ दिया, आपने 3 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, 1 छोड़ रहे हो, 1 गिन रहे हो, 1 छोड़ रहे हो, 1 गिन रहे हो, तो आप आधी संख्याएं तो गिन रहे हो। तो 60 तक अगर आप टोटल संख्याएं लिख रहे हो भाई, तो आप 60 में छोड़ते भी तो जा रहे हो एक एक, आप हर विषम को छोड़ते जा रहे हो। और मैंने ये बात पिछली क्लास में बताया भी था, ये बात बोली थी कि अगर हम 100 तक चेक करें कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती, सॉरी कितनी विषम संख्या होती हैं, तो 100 तक आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी। ये बात मैंने पिछली क्लास में बता दी। तो एक बार में, कई बार ऐसा होता है जो बच्चे थोड़े वीक हैं पढ़ने में, उनको ना एक बार में हर बात समझ में आ नहीं पाती। अगर वही चीज़ वो दोबारा देख लें तो उन्हें और अच्छे से समझ में आता है। तो कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने सारा कोर्स कर रखा है, पिछली बार भी पढ़ा, ऑफलाइन क्लास में पढ़ते रहे, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो इस वीडियो को 1.5 गुने की स्पीड पे चलाएंगे तो भी बड़े आराम से समझ लेंगे। वैसे मैं लगभग 1.25 गुने की स्पीड पे तो वैसे ही बोलता हूँ मैं, तो 1.5 गुने की स्पीड पे भी आप समझ लोगे। लेकिन जिन बच्चों को दिक्कत होती है, जिन्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती, कितना अच्छा मौका है, जब चाहो मास्टर साहब को पीछे कर लो, आगे कर लो। भाई एक बार आप पूरा वीडियो देखो, उसके बाद आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के एक बार फिर से देख लो, तो वही चीज़ जब आप दोबारा पढ़ेंगे आधे 1 घंटे के अंतर से, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। और 1.5 GB का डाटा मिल ही रहा है, वो डाटे का पूरा यूज़ भी कर लेंगे आप, और बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ भी पाएंगे। अच्छा, अब देखिए, तो मैंने क्या बताया कि 60 तक की अगर ये सभी सम संख्याओं की बात करेगा, तो 60 तक 2, 4, 6, 8, 10, 12 से लेकर के 60 तक हम लिखेंगे। और ये संख्याएं होंगी कितनी? 30। तो इसके कहने का मतलब तो यही था कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो ये यही तो जानना चाहता है दोनों तरीके से, 60 तक की सभी सम कह लो या फिर पहली वाली 30 कह लो, बात तो एक ही है। भाई मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किसी को लग रहा हो मैं 60 तक लिखूंगा, 60 तक नहीं लिख रहा हूँ, 10 ही तक लिखा है, इसी से समझ लो। 10 तक की ये सभी संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर मैं कहूँ इसमें सभी सम तो कितनी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5। मैं कहूँ सभी विषम तो कितनी होंगी? 5। ये वाली, ये वाली, ये और ये 5 सम 5 विषम पूरी कितनी हो गई? 10। अब मैं ये कहूँ कि पहली 5 सम, तब भी आपको यही वाली उठानी है, 2, 4, 6, 8, 10। मैं कहूँ पहली 5 विषम, तो आपको 1, 3, 5, 7, 9 यही वाली उठानी है। मैं कहूँ 10 तक की सभी सम, तब भी यही बात है। मैं कहूँ 10 तक की सभी विषम, तब भी तो वही 5 है। तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? बात तो एक ही रह गई। तो कुल मिला के इसमें कुछ अंतर नहीं है, सवाल एक ही है, और हमें क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करना है। फार्मूला हम जानते हैं, सम संख्याओं के लिए n+1 लगता है। कौन सा लगता है? ये तो रट लो। देखो भाई, ये वाला जो काम है ये मैं नहीं करूँगा, ना आपके पड़ोसी करेंगे, ना परिवार के लोग करेंगे। ये काम आपको ही करना है, समझना है, रटना है, आपको करना है। बस समझाने में आप कहीं अटक रहे हैं, वहाँ आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊँगा। n+1, ठीक है, n+1 यहाँ पर लगेगा। और n की जो वैल्यू है प्रथम 30, यानी कि संख्याएं तो टोटल 30 ही होंगी, 2 से लेकर के 60 तक लिखेंगे तो संख्या तो टोटल 30 होंगी। तो n की जगह पे हम क्या लगाएंगे? 30 लगाएंगे। और यहाँ देखिए 30 और 1 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 0, 3 1 3, 3 3 9, 930 आपका आंसर हो गया। बताइए, बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई होगी बात। बहुत ही सिंपल सी बात थी ये, समझने वालों के लिए, मन से जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए और अगला सवाल लेते हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। कह रहा है कि पहली 20 प्राकृत विषम, यानी समस्या वहीं पे आ गई। n का मान देखिए, प्रथम 20 यानी कि संख्या तो 20 है। अगर कहता 20 तक की सभी विषम, तो संख्याएं मात्र होती 10। पहली 20 कह रहा है तो 20 संख्याएं हो ही गई। लेकिन अगर ये 20 तक की सभी विषम कहता, तो 20 तक अगर हम देखें, 1 से लेकर के 20 तक देखें, तो विषम कितनी निकलेंगी? 10 निकलेंगी, 10 ही सम निकलेंगी। लेकिन ये कह रहा है प्रथम 20, यानी n का मान तो हमें 20 लगाना ही है। और हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि विषम संख्याओं के योगफल के लिए बहुत तगड़ा सा फॉर्मूला है, n²। बस सबसे छोटा फार्मूला है, मुझे लगता है इस चैप्टर का सबसे छोटा फार्मूला है ये। ज़्यादा फार्मूले भी नहीं है, अब तो आगे कहीं फार्मूले यूज़ नहीं होने वाले। n², तो 20 का स्क्वायर कर देंगे भैया, 400 आपको आंसर पता ही होगा इसका, ये आंसर होगा। बात आ गई समझ में? अगर ये यहाँ पर कहता 40 तक की सभी विषम, तब भी क्या काम करते हैं हम? यही काम करते, कुछ भी नया नहीं करने वाले थे, सिर्फ यही काम करते हैं हम। ठीक है, चलिए और आगे देखें।
अब देखो सवाल का पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया, अभी बदला है। 2-3 सवाल के बाद फिर से हम पिछले सवालों के वर्ग वगैरह के जो हैं उनको फिर उठा लेंगे। अभी 2 सवाल 3 सवाल की बात है। पहले इनको देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। देखिए आपका जो पेपर होना है ऑब्जेक्टिव टाइप होना है। बड़ा करेंगे तो बड़े नंबर नहीं मिलने वाले, छोटा करेंगे तो छोटे नंबर नहीं मिलने वाले। नंबर तो सब में बराबर है, नंबर तो उतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो नंबर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हेलो हेलो, हाँ अभी क्लास चल रही है, 15-20 मिनट बाद बात करता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है। अब देखिए इसका एक मेथड जो होता है, जहां आपको 6-7 नंबर चाहिए दीर्घ उत्तरीय में, अगर ये आ जाए तो हमें कैसे करना है वो वाला मेथड में अगर बताऊं तो उसमें क्या करना होता है कि 5 क्रमागत सम संख्या कह रहा है तो पहली वाली को हम x मानेंगे और अगली वाली को क्या मानेंगे, x+2 मानेंगे। x+2 मानेंगे। x+2 क्यों मानेंगे? अगर ये संख्या मान लो 10 है तो अगली 12 होगी, तभी तो सम होगी। वो कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का, तो सम संख्या का मतलब 2 का अंतर होता है। हर सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तभी तो अगली वाली आएगी, तो 2 जोड़ेंगे तब आएगी। तो x+2 मानेंगे, उससे अगली x+4 मानेंगे, उससे अगली x+6 मानेंगे। तो 1 2 3 4 और 1 4 ही है ना, 5 है, तो एक संख्या मानेंगे x+8। इस तरह से ये 5 संख्या होगी। अगर हम इन सबका योग बराबर 90 रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे और x का मान निकालेंगे, वही उसने पूछा है सबसे छोटी सम संख्या बताओ। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये तरीका तो बहुत ही बेकार सा है, इस तरीके से नहीं करेंगे। हम इस सवाल को कैसे करेंगे, हम ऐसे मानेंगे, ये हो गई 5 संख्याएं, ये 5 संख्या 1 2 3 4 5 कैसी संख्या है, ये सम है, ये सम संख्याएं हैं और सभी ये क्रमागत है, 5 संख्याएं हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए टोटल कितना दिया है 90, तो 90 जो टोटल था, पहले मैं इसको हटा दूँ, ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। देखिए हमें जो मेथड है वही समझना चाहिए। 5 संख्याओं का योगफल कितना दिया है 90। अगर हम 90 को 5 से डिवाइड कर दें, देखिए ये औसत की यहाँ पर बात आ गई। थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान सबको होगा, यहाँ तक पहुँचे हो तो इतना पता होगा कि किसी भी संख्या का, कुछ संख्याओं का अगर हम एवरेज निकालना है तो एवरेज जो होता है वो संख्याओं का योगफल बटे संख्याएं कितनी जोड़ी थी बटे कर देते हैं, तो उससे जो भागफल निकल के आता है तो क्या निकलेगा, वहाँ से हमारा औसत निकल आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से औसत निकालना है। 5 क्रमागत सम बहुत ही सिंपल है, मतलब इससे बढ़िया आसान सा तरीका आपको इस सवाल का मिल नहीं सकता, समझ लो बस, बहुत ही सिंपल सा, देखते देखते आंसर आएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है 90 है, तो इसका अगर हम योगफल औसत अगर निकालेंगे तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का अगर योगफल है तो 5 से डिवाइड करो, और 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा, 18 पंजे 90 होता है, ठीक है। अब एक बात आप यहाँ समझ लो, ये है क्या, ये है औसत, और औसत क्या होता है, बीच का। जैसे हम लोग कहते हैं भाई, और भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, कहते हैं ज़्यादा अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है, एवरेज चल रही है। एवरेज का मतलब बीच की, ठीक है। तो यहाँ हम बीच की संख्या निकाल पाए, ये हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है अभी तक। बीच की संख्या हमने निकाल ली, बीच की संख्या 18 निकल के आ गई। अब इससे पहली संख्या क्या होगी, कुछ लोग गलती से 17 कर देंगे, लेकिन ये क्या है, सम संख्याओं की बात हो रही है भैया, इतना तो याद रखिए, नौकरी लेने जा रहे हो, 18 से जस्ट पहले जो संख्या आएगी वो सम कौन सी आएगी, 16 आएगी, 16 से पहले 14 आएगी, और आंसर भी हमारा 14 होगा, क्योंकि उसने पूछा है सबसे छोटी सम संख्या। अगर वो सबसे बड़ी पूछता तो हम 18 के बाद 20, 20 के बाद 22 तक जाते। अगर वो कहता बीच की संख्या बताओ तो हम कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। ये जो निकल के आया था वही हमारी बीच की संख्या थी, वही हमारा एवरेज था, तो यहीं पे निकल आया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। यहाँ तक क्या करना था, 5 क्रमागत सम संख्याएं अगर ये दे दे, अच्छा अगर ये 5 दे रहा है, कल को ये 7 दे दे तो क्या करेंगे भैया, तब भी यही काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 संख्याओं का मान लो इसने टोटल 100 दे दिया, 100 नहीं देगा, बात नहीं बनेगी ऐसे। 7 संख्याओं का टोटल मान लीजिए, 7 सम संख्याएं हैं, और 7 सम संख्याओं का टोटल मान लीजिए इसने दे दिया है हमें 7 से कटने वाला 28, चलो 42 मान लेते हैं।
7 संख्याएं हैं, 7 का अगर इसने टोटल हमें 42 दे दिया, ठीक है, तो कितना आएगा 6 4 2, भैया नीचे चले जाएंगे, थोड़ा और आगे मानना पड़ेगा, 70 मान लो, ठीक है 70 मानो। अगर 7 संख्याएं हैं और 7 संख्याओं का टोटल इसने 70 दे दिया तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। हम बात सम संख्याओं की कर रहे हैं अभी। 10, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 10, 10 से पहले 8, 8 से पहले 6, 6 से पहले 4, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, ठीक है, ये होगा। देखिए सवाल अगला भी आएगा, इसी तरह का आएगा, लेकिन यहीं पे एक बात समझ लो, जब ये लिखा है तो यहीं एक बात समझ लो, ये सवाल किस तरह से पूछ सकता है, इसकी ज़्यादा औकात नहीं है। ये सिर्फ ये पूछेगा पहली सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या, सबसे आखिरी संख्या या सबसे बड़ी संख्या, या पूछेगा दूसरी सबसे छोटी संख्या बताओ। तो दूसरी सबसे छोटी का क्या मतलब है, जो सबसे छोटी है उसे हटा दो, तो जो दूसरे नंबर पे छोटी रह गई वो कौन सी रह गई, या दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी को अगर हम छुपा लें तो दूसरी सबसे बड़ी जो हमें नज़र आ रही है वो संख्या हो जाएगी दूसरी, हमारा आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से करना है। अब किसी न किसी के दिमाग में तो एक सवाल और आ रहा होगा, किसी न किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये 7 संख्याएं हैं तो ठीक है, हमने बीच की संख्या निकाल ली, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर, 5 संख्या में 2 इधर रह गया, 2 इधर, बीच की 1 रह गई। अगर ये 6 हो जाए, 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 हो जाए तो क्या करेंगे, तो 6 में तो अगर हमने 3 इधर हटा दिए, 3 इधर, तो काम चलेगा नहीं, चलेगा, चलेगा, सब काम चलेगा, आप टेंशन ना लो। देखिए सवाल ऐसे ही नहीं बनता, सवाल जो बनेगा वो ऐसे ही नहीं बनता। अगर मैं यहाँ पर 7 से कटने वाली संख्या 70 की बजाय 77 ले लूँ तो ये सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, सवाल ऐसे ही नहीं बनता। अगर ये विषम संख्याओं, ये संख्याएं अगर विषम में दे रखी हैं तो यहाँ पर सम संख्याओं का जो योगफल होगा वो सम होगा। और अगर 6 संख्याएं दे दी, अगर 6 संख्याएं दे दी तो 7 संख्याओं का जो योगफल है वो विषम निकल के आएगा, तो ये बन जाएगा। अगर हम 77 माने तो ये वाला सवाल बन जाएगा, ठीक है। इस सवाल की ज़्यादा खिचड़ी मत करो, अगले सवाल में जरूर आ रहा होगा, मतलब रखा होगा इसमें सवाल इस तरह का, जो आपके मन में आएगा वो सवाल रखा होगा, और नहीं रखा होगा तो फिर हम बता ही देंगे, अलग से ले लेंगे। अभी सवाल पहले 1 2 जो दिए हैं पहले उनको तो करो। पांच क्रमागत, देखिए अब विषम संख्याओं की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 135 है। अगर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 27, 27 पंजे 135। तो 5 से हमने काटा, 5 क्रमागत, क्रमागत बहुत जरूरी है इसमें, 5 क्रमागत विषम, क्या ये सम विषम होगा तभी लगेगा, इसके अलावा भी लगेगा भाई साहब, ये सम विषम हो, इसके अलावा अगर ये सम विषम के अलावा ये सिर्फ प्राकृत दे दे तब भी लगेगा, सम विषम और प्राकृत भी छोड़िए, अगर ये 5 से कटने वाली सभी संख्याएं दे दे तब भी लगेगा, ये किसी भी कंडीशन में लगेगा। लेकिन उस कंडीशन में एक खास बात ये होनी चाहिए कि ये जो संख्याएं हैं ना, ये सब समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, मतलब इनका अंतर बराबर होना चाहिए। अगर ये विषम कह रहा है 2 2 का अंतर होगा, सम कहेगा 2 2 का अंतर होगा, प्राकृत कहेगा 1 1 का अंतर होगा, अगर ये 5 से कटने वाली कहता है तो 5 5 का अंतर होगा, तो अंतर बराबर होना चाहिए। हम ये वाला तरीका लगा लेंगे और इसके अलावा सवाल बनता भी नहीं है। तो यहाँ पर हम बीच की संख्या क्या लिखेंगे, 27। तो ये कह रहा है सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, 27 से छोटा 25 होगा और 25 से छोटा क्या होगा, 23। 27 से छोटा 25 और 25 से छोटा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 135 है। 135 को हमने 5 से डिवाइड किया, यहाँ से हमने क्या निकाला, इसका एवरेज निकाला, और एवरेज जो था वो हमें कहाँ रखना है, हमेशा हमें एवरेज बीच में रखना है, ठीक है, एवरेज को बीच में रखना है। और एवरेज के बाद अगर ये छोटी पूछता है इधर चले जाओ, बड़ी पूछता है तो इधर चले जाओ, बस ये काम करना है, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, वही सवाल आ गया जिसकी बात हम कर रहे थे। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 48 है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 48 है। देखिए 4 क्रमागत बोला है ना, तो इसमें ना इसको सम या विषम कहना चाहिए। 4 क्रमागत विषम होना चाहिए यहाँ पर, तब ये सवाल बनेगा, ठीक है। 4 क्रमागत विषम होना चाहिए,
तब ये बनेगा। तो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48 है। अब चलिए 48 को हम क्या करेंगे, जैसा अब तक करते आ रहे थे, 48 को 4 से भाग लगा के हम इसका एवरेज निकालेंगे और 12 चौका 48, एवरेज कितना आ जाएगा, 12 आ गया। अगर 12 आ गया, अब हमें क्या करना था, बीच वाली संख्या को 12 मानना था, लेकिन यहाँ तो 2 इधर है 2 इधर है, लेकिन फिर भी हम बीच में ही 48 रखेंगे, सॉरी 12, फिर भी हम बीच में क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। ध्यान दीजिए, जब 5 थे या 7 थे तो हमने बीच वाली संख्या आइडेंटिफाई कर ली थी, लेकिन जब 4 है तो हम 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर, बीच वाली संख्या तो फिर भी बचेगी हमारे पास, बीच वाली संख्या फिर भी बचेगी, तो बीच में ही हम यहाँ पर 12 रखेंगे। अब 12 के बाद अगर हम देखें तो 13 आएगा और वो विषम भी होगा, और 13 के बाद यहाँ पर हमें 15 लेना पड़ेगा। इस 12 को तो भूल जाओ, इससे पहले 11 होगा, 11 से पहले 9। अब देखिए 9, 11, 13, 15 ये सभी विषम संख्या हो गई, चारों क्रमागत हैं, चारों क्रमागत विषम संख्याएं हैं कि नहीं है। लेकिन उसने पूछा क्या, इनमें से जो तीसरी वाली संख्या है वो बता दो। तो तीसरी संख्या यानी कि हमारा आंसर, अच्छा इसमें आंसर भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन बना लो, ये हो जाएगा। तीसरी वाली जो संख्या है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 4 संख्या उसने कहा, 6 कहता, तब भी हम क्या करते, 3 इधर छोड़ देते, 3 एक साइड छोड़ देते, 3 एक साइड 3 एक साइड, जो बीच में संख्या बच जाती वो हमारा एवरेज हो जाता। और अगर उसने विषम कहा है, सम कहा है, उसी हिसाब से हम अगली संख्याओं को निकाल लेते, ठीक है। तो बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। इससे अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का, ये देखिए बहुत ही सिंपल सा हो गया, 1 2 3 4 5, 250 है तो 250 को भैया 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 50। तो बीच की संख्या 50 हो गई। संख्याएं कैसी हैं, सम, तो सम में अब ये कह रहा सबसे बड़ी बताओ, तो 50 के बाद क्या आएगा, 52, 52 के बाद क्या आएगा, 54 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। क्लियर, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। सेम सवाल था जैसा पीछे हम करते आ रहे थे। चलिए इसके बाद और अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 596 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब ये वर्गों का योग कहेगा तब हम ये वाला नियम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब वर्गों की बात आती है तो क्रमागत जब संख्याएं होंगी और उनके वर्गों का योग जब हम लिखेंगे, जैसे हमने 4 का वर्ग यहाँ लिखा, 5 का यहाँ और 6 का वर्ग यहाँ लिख दिया, 4 5 6, क्या इनका अंतर कभी बराबर हो सकता है, कभी बराबर नहीं हो सकता। मैंने तो आपको तरीका ये बताया था कि अगर वो लाइनें आपको खींचनी है, इस तरह से अगर सवाल करना है, तो वो तब हो पाएगा, कब हो पाएगा, जब वो समांतर श्रेणी बन रही हो, उनका अंतर बराबर हो। लेकिन यहाँ पर संख्याएं जरूर क्रमागत हैं, संख्याएं जरूर सम हैं, लेकिन क्या उनका वर्ग जो निकालेंगे हम, वर्ग जो आएगा, क्या वो क्रमागत होगा, नहीं होगा। जब वर्ग क्रमागत नहीं होगा तो ये वाला मेथड हम यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। वो मेथड कहाँ लगेगा, जहाँ पर संख्याएं क्रमागत होंगी, मतलब जिन्हें हम जोड़ने वाले हैं, जिनका हम सवाल कर रहे हैं, जिन संख्याओं का योग हमें दे रखा है, वो कैसा होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 596 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए इसमें 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपको पता है 2 में से एक ही अच्छा होता है मेथड, कोई ना कोई तो अच्छा होगा। तो एक मेथड सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि वो बड़ा बनेगा, एक x हो जाएगा, एक x + 2, एक संख्या पहले ये, अगली ये हो गई, उससे अगली ये हो जाएगी। अब देखिए इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो, सबको जोड़ो तो 596 आना चाहिए। क्या ये आसान है भाई? आपको a + b का पूरा फार्मूला खोलना है, तो ये कोई आसान सवाल तो है नहीं, बल्कि मैं कहूँ तो ये द्विघात समीकरण बनेगा। किसी कीमत पे द्विघात समीकरण से हम नहीं बच सकते। तो जहाँ द्विघात समीकरण आ जाए तो वो तो समय लेगा ही, सवाल टाइम टेकिंग हो ही जाता है। लेकिन हमें अगर इससे बचना है तो मेथड है इसका भी। तो ये वाला जो मेथड है वो तो अच्छा लगा नहीं, पसंद नहीं आया, इसमें टाइम लगेगा, तो इस मेथड को हम नहीं करेंगे। अब हमें ये सोचना है ऐसा और कौन सा मेथड हो सकता है। तो जहाँ जहाँ ये द्विघात समीकरण फेल होती है, वहाँ 99.9% हमारे पास ऑप्शन वाला जो मेथड होता है वो कारगर वहाँ हो ही जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन वाला मेथड सबसे बेस्ट होता है जहाँ आपको द्विघात समीकरण से बचना है। लगभग 100% कह सकते हो कि हर सवाल में आप जहाँ
द्विघात समीकरण बन रही है, द्विघात समीकरण से बचने का लगभग 100, लगभग कह रहा हूँ क्योंकि बाई चांस कोई रेयर केस में ऐसा सवाल बन सकता है जिसमें शायद ना बन पाए, वरना ज़्यादातर सवाल बस आप धैर्य रखें, आप समझ सकें उसको, आप में क्षमता होनी चाहिए, आप उतना प्रैक्टिस कर सकें, तो हर सवाल ऐसा होता है कि जो द्विघात समीकरण है उसको छोड़ करके आप उसे ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, बन जाता है हर हालत में। जिन बच्चों ने पहले से बनाया होगा, जिनको पता है, वो सब बना रहे होंगे, उन्हें आसान लग रहा होगा, अब तक तो आंसर भी निकाल लिया होगा। तो देखिए, पहली बात हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसने पूछा क्या है। इसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, संख्याएं कितनी है? 3। अच्छा, अगर ये सबसे बड़ी संख्या ही बात कर रहे हैं और यहाँ पर संख्याएं लिखी कितनी है? 12, 14, 16 और 18, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कह रहा है। अगर मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या ये है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, सबसे बड़ी संख्या मान लो ये है, हमारा आंसर मान लीजिए ये है, क्योंकि हम ऑप्शन से कर रहे हैं, हमें हर ऑप्शन को ये मान के चलना पड़ेगा कि ये सही है। सही है फिर हम उसे चेक करेंगे, सही साबित हो जाता है ठीक है, गलत साबित हो गया अगला चेक करेंगे। तो समझ लें पहले इसको, और बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए 12 जो है, 12 से जस्ट छोटी अगर कोई संख्या होगी तो 10 होगी, और 10 से अगर कोई छोटी संख्या होगी तो क्या होगी? 8 होगी, क्योंकि उसने क्या बोला है? 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग। भैया 3 लगातार सम संख्याएं ये हो गई, जिनमें से बड़ी संख्या हमारी क्या है? बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर 12 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब बस ये जो तरीका है ना, इसमें क्या है कि अगर हम पूरा लिखें, उसका वर्ग करें, उसका योग करें और उन्हें हिसाब लगाएं कि हाँ भैया इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये हम टाइम ले लेंगे फिर इसमें। इसलिए बेहतर ये होगा, देखिए 8 का वर्ग 64 होता है, 10 का 100 होता है, 12 का 144 होता है। अब अगर हम इन्हें जोड़ें तो 4 4 8 तो वैसे ही आ रहा है लास्ट में, जबकि हमारे पास क्या है? 6। तो मतलब ही ना बनता कि यहाँ पे 12 हमारा आंसर हो जाए, नहीं बनेगा। चलिए 12 आंसर नहीं बनेगा, बात आपको अगर समझ में आ गई है तो अब मान लीजिए हम आंसर चेक कर रहे हैं 14। जब 14 चेक करेंगे तो हमारी बड़ी संख्या अगर 14 है तो हमारी वो संख्या बाकी क्या होंगी? 10, 12 और 14। 10, 12 और 14। 10 का वर्ग हो गया 100, 12 का 144 और 14 का 196। 6 4 10, लास्ट में 0 होना चाहिए, भैया 0 भी नहीं है। जब इनको जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा, मतलब इनको जोड़ेंगे तो 0 आएगा ना, यहाँ जोड़ेंगे 0 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए? भाई जरूरी क्या है कि हम इन सबको जोड़ें, जोड़ने के बाद का नहीं भैया ये तो 400 आया, 300 आया, ये जरूरी क्या है? हम सिर्फ यहाँ से चेक करें कि हमारा लास्ट का अंक क्या आ रहा है। अगर मैच कर रहा है तब तो हम आगे बढ़े, वरना जब लास्ट वाला अंक ही हाथ खड़े कर दिए तो फिर हम आगे क्यों करेंगे इसको? तो हटा दो इसे, हटा दो ना। बात समझ में आ रही है? हम 14 को चेक कर रहे थे कि 14 हमारा आंसर तो नहीं है कहीं, तो 14 को जब चेक कर रहे हैं तो इससे पहले वाली संख्या 10, 12 और 14 लेनी पड़ेंगी, क्रम से लेनी पड़ेंगी, क्योंकि क्या बोला है उसने? लगातार सम संख्याओं का लगातार सम संख्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 10, 12 और 14 का वर्ग करके लगा रहे हैं तो इनका जो योगफल है वो 596 किसी कीमत पे नहीं हो रहा है। चलिए इसे भी हम हटा देते हैं। अब हमारे आंसर जो हैं उनमें से हम आंसर देख रहे हैं 16। देखिए ये वाला नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, 16 चेक कर लेते हैं। 12 का 144, 14 का 196 हो जाएगा और 16 का हो जाएगा 256। अच्छा, इसका अगर टोटल कर रहे हैं तो कम से कम लास्ट का अंक तो 6 आया। 6 4 10, 10 और 6 16, लास्ट का अंक 6 आया। उम्मीद जाग रही है, हो सकता है। तो हासिल का 1 हो गया, 1 और 4 5, 5 5 10 और 9, 19 का 9 हो गया। अब तो लगभग क्लियर हो गया। हासिल का 1 और रहेगा, 1 1 2 2 2 और 2 4 और 1 5। इसका टोटल कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। तो यहाँ पर हम इस आंसर को लगा सकते हैं कि हमारा 16 है। अब देखिए इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात क्या थी? इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि हम 4 ऑप्शंस में से पहले ही हम ये अंदाज़ा लगा लें कि भैया हम लगभग हम कौन सा वाला आंसर हमारा हो सकता है। अच्छा बताओ, अगर हम 12 चेक कर रहे हैं तो 12 का 144 होता है, इससे नीचे जाएंगे 100 जोड़ेंगे। अगर 100 100 और 144 तीन भी जोड़ लें, मतलब 144 को भी अगर हम 112 का वर्ग कितना हुआ? 144। अगर हम बाई चांस 144 का भी 3 गुना कर दें, जबकि संख्या अगर हम 12 ले रहे हैं सबसे बड़ी, तो इससे छोटी वाली 10 होगी, उससे छोटी तो 8 ही होगी। अगर हम बाई चांस 12 का वर्ग 144 का भी अगर हम 3 गुना कर दें, तब भी तो वो 500 नहीं पहुंच रहा है। 14 तिया 42, बहुत नीचे रह गया। तब भी तो 432 पे ही पहुंचा। तो मतलब हम कहीं ना कहीं बहुत नीचे हैं। हमें आंसर थोड़ा आगे का चेक करना चाहिए। ये चीज़ हम प्रैक्टिस जब करेंगे
तो हमारे सामने ये जब सवाल नए नए आएंगे तो हम समझ लेंगे इतनी चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी था। वरना हम देखिए, मैं आपको समझाने के लिए मैं छोटा आंसर लिए बैठा था, मैं एक तरफ से स्टार्ट कर रहा था, आपको बात समझ में आ जाए, लेकिन वास्तव में हमें आवश्यकता नहीं थी कि हम इतना छोटा आंसर लें, नहीं थी ज़रूरत। अब देखिए ये लगभग 600 है। 14 का जो वर्ग होता है मतलब 12 के बाद अगला है 14। अगर हम अगली संख्या 14 ले रहे थे तो 14 का वर्ग लगभग कितना होता है, 200 मान लीजिए, 196 होता है, 200 मान लो। अगर भैया 200 का 3 गुना कर रहे हैं तो जाके कहीं 600 हो रहा है, ठीक है। अगर 196 का 3 गुना कर दें तो भी 596 से नीचे रह जाएगा। इसका मतलब है हमें और आगे जाना है, जबकि हम 14 का वर्ग 3 बार जोड़ ही नहीं सकते। जब 14 का बड़ी संख्या मान रहे हैं, जो 14 से पहले तो हमारा 12 और 10 आएगा, वो तो और कम रह जाएंगे, इसलिए हम ये छोटी संख्या है। तो हम हाँ अगर कंफ्यूज हो सकते थे तो 18 में हो सकते थे, 16 में हो सकते थे। तो ये जो ज्ञान है ये आपको होना चाहिए, थोड़ा सा समझ लें आप कि हमें कौन सा आंसर चेक करना है। देखिए तरीका ये सबसे अच्छा है, ऑप्शन वाला यहाँ पर, लेकिन उसमें भी आप एक तरफ से चेक करते हैं तो आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, आप समझदारी का पर्चा दे रहे हैं तो वहाँ 20 सेकंड में काम कर देंगे, 20 सेकंड भी शायद ना लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। हटा दूँ मैं इस सवाल को। अगला एक 10वां सवाल देखें क्या है। यदि 5 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 220 है, मध्य पद बताइए। लगातार 5 संख्याओं के वर्गों का योग 220 है, मध्य पद बताइए। ठीक है, इस सवाल को भी हम वैसे ही करेंगे। 2, 4, 6, 8, ये हमने 4 संख्या यहाँ पर लिख ली अपनी। अब ये कह रहा है, देखिए सवाल अभी भी देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पर भी सवाल जैसा भी है लेकिन जो आंसर दिए हैं उनमें हमें कुछ इस तरह के आंसर दे रखे हैं कि हम चाहें तो आंसर, इसमें से 2 आंसर को हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि सम संख्या कह रहा है, सबसे पहली बात कि सम संख्या पूछा है और 5 संख्याएं पूछी हैं और कह रहा है कि उनके वर्गों का योग कितना है 220 और कह रहा है कि बीच का बताइए। अगर भाई साहब बीच का ये है तो इससे पहले तो सम होती नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। आप अगर ये बीच की संख्या ले रहे हो तो इधर उधर भी तो आपको 2-2 संख्या लेनी पड़ेंगी। तो इससे पहले 2 कौन सी लोगे, और भैया इससे पहले भी 2 कौन सी लोगे, कौन सी है बताओ। इससे पहले 2 आ जाएगी, 2 से पहले क्या ले लोगे, 5 संख्या तो आपको लगातार लेनी पड़ेंगी ना। मतलब ये दोनों आंसर नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ 2 आंसर बचे, और जब भी 2 आंसर बचे, अगर 2 आंसर बचते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 1 आंसर बचा है। जब 2 आंसर बचते हैं तो इसका मतलब होता है कि 1 आंसर बचा है। अगर आप श्योर हैं कि 2 और 4 नहीं हो सकता और इन दोनों में से होगा, और मान लीजिए 6 नहीं हुआ तो 8 तो डेफिनेट होगा। और अगर आपने 8 चेक कर लिया तो अगर 6 नहीं हुआ, हो गया तो अच्छी बात है। अगर आपने आंसर 6 चेक किया, 8 किया, अगर वो सही निकल आया अच्छी बात है, और नहीं निकला तो 1 ही तो बचा है यार, उसे चेक क्यों करोगे। जब आपको पता चल गया कि 3 आंसर तो हो ही नहीं सकते, तो फिर चौथे वाले को क्यों चेक कर रहे हो, मतलब ही नहीं बनता उसे चेक करने का। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले हम 4 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, इसके बाद 8 ले लेंगे, 10 ले लेंगे। अगर इनका योगफल 220 हो जाए, देखिए 120 यही बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये 100 हो गया, 100 और ये 164 हो गया। 164 में 36 जोड़ेंगे तो ये 200 हो गया, 216 हो गया। 216 में 4, इसका 4 आएगा, वो और जोड़ देंगे, मतलब यहाँ 4 हो गया, ये 16 हो गया, ये 36 हो गया, ये आपका 64 हो गया, ये हो गया 100। अगर इन सबको जोड़ रहे हैं तो ये 220 बन रहा है। मतलब हमारा आंसर 6 वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। फिर से वही देखिए, ऑप्शन वाला मेथड ही यहाँ पर काम करा। हम वर्ग वाला लगाते तो बहुत बड़ा सा बन जाता है, ये 3-4 मिनट में भी शायद आप आंसर ना निकाल पाते अगर इसे वर्ग से करते तो, क्योंकि द्विघात समीकरण भी बनती। आपको 4 बार कम से कम क्या 4 बार आपको a+b का होल स्क्वायर खोलना पड़ता है इस सवाल में। तो ये बहुत बड़ा सवाल था। वैसे इस सवाल में कुछ भी नहीं था, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, कुछ भी नहीं था। बात समझ में आ गई यहाँ तक। उसने मध्य पद कहा है, हमने मध्य में 6 मान लिया, और मध्य से पहले बाकी की 2 हमने सम संख्या मान ली, इसके बाद मान ली। सभी संख्याओं का अगर हमने वर्गों का योग करके देखा तो ये 220 आ गया। अब देखिए, इसकी बिना एक हद होती है। ये ऐसा नहीं है कि आपसे ये कह देगा कि 50 संख्याओं का, 50 सम संख्याओं के वर्गों का योग 35,472 है, कभी नहीं कहने वाला। ये मुश्किल से मुश्किल 5-7 संख्याएं पूछता है, बस इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछता। तो 5-7 पूछेगा, हम इस तरह से कर लेंगे,
हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये सबसे आसान सा, सबसे सिंपल और सबसे बड़ी बात, इससे ज़्यादा अच्छा तरीका आगे भी ना आने वाला है। ये सबसे बढ़िया मेथड है, एकदम आसान सा मेथड है इसका। ठीक है, देखिए इस वाली क्लास में हम ये 10 सवालों तक ही रखेंगे और इसके बाद का जो भी हमें पढ़ना है वो हम और अगली क्लास में पढ़ेंगे। तीसरी वाली क्लास में जो इसके सवाल बचे हुए हैं, पिछले जो फार्मूले बताए थे उनसे रिलेटिव जो भी 4-6 सवाल हमें बताने होंगे वो हम और अगली क्लास में ले लेंगे। उसी क्लास में आगे का कोई और भी पोर्शन इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 10 सवाल किए हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। दोनों क्लासेस को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए तो ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई जाएंगी। स्टार्टिंग है, ये आप सोच लो अभी से कि हमें पढ़ना है, स्टार्ट हमने अभी से करना है। जिसको मैथमेटिक्स अच्छे से आता है बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से इम्प्रूव करें। जिसे नहीं आता है मैंने कंटेंट उस लेवल से स्टार्ट किया है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 2 बार ज़रूर देखें, 1 बार देखें अच्छे से, उसके बाद आप खुद करके देखें इसको, बार बार उसे खुद करें। दूसरी बार में फिर से अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक जो क्लास जिन लोगों ने नहीं ली है उन लोगों के हिसाब से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल बेसिक होगा, बेसिक से लेकर के हम आगे तक चलेंगे। यहाँ हम किसी भी लेवल को छोड़ने वाले नहीं है किसी कीमत पे। हर तरह के छोटी से लेकर के बड़े तक के जितने भी सवाल बनेंगे हर टाइप के सवालों को यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा।